नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि मैं आपको दो सीरीज स्टार्ट किया हूं। पहले सीरीज में आपको 40 क्वेश्चंस कराता हूं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और साथ में ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, जो कि आपके जेबीटी कमीशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये जो आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ये आपके हिमाचल प्रदेश पटवारी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी आपके जनरल अवेयरनेस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरी चीज, दूसरा जो मैं आपको सीरीज चलाता हूँ वो होता है आपका 35 क्वेश्चंस का, जिसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि स्पेशली आपका एसपी पटवारी के लिए है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, साथ में साइंस और आपको हिमाचल प्रदेश जी के करंट अफेयर, इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम आपको डेली इसी तरीके से चीजों को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एसपी पटवारी या फिर जेबीटी कमीशन की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप अदर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस वहां पे भी रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हो। तो क्या करिएगा, आप अगर अभी तक इनके पहले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं, ताकि वहां पे आपके पास क्वेश्चंस का एक बड़ा सा कह सकता हूं कलेक्शन हो जाएगा, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सबकी तैयारी को यहाँ पे बेहतर बनाने की कोशिश जो जारी है वो कर सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे हिस्ट्री से देखने को मिल रहा, क्या बोल रहा, तो आपको ध्यान देना है। पूछ रहा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। सबसे पहले नेपोलियन कौन था, तो आपको पता है नेपोलियन जो है यूनान का एक ऐसा शासक था जो कि कह सकता हूं अलग अलग स्टेट में जाता था। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य है और राज्य का मतलब यहाँ पे राष्ट्र से है, यानी कि अलग अलग देशों में गया और उसने अपनी विजय को हासिल की। सेम उसी तरीके से भारत में भी एक ऐसा व्यक्ति था, जैसे मैं आपको यहाँ पे तीन राजा दिखा रहा। पहला है आपका अशोक, दूसरा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा है आपका हर्ष। हर्ष का मतलब आपका हर्षवर्धन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है और यहाँ पे हर्षवर्धन है और समुद्रगुप्त, इनके बीच क्यों डिफरेंस है, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। वो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। क्यों ये है, क्यों इसको नेपोलियन कहा जाता है, इन लोगों को नहीं कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि उस टाइम में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करनी काफी ज्यादा मुश्किल का कार्य हुआ करता था, जो कि ना तो अशोक कर पाए, ना तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य कर पाए, या फिर आपका हर्षवर्धन कर पाए। तो किसने किया था, तो उन्होंने किया था आपका समुद्रगुप्त। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक इनके दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम था हरिसेठ। तो पूछा जाता है कि हरिसेठ किसके दरबारी कवि थे, तो आपको याद रखना है हरिसेठ किसके दरबार में रहते थे, तो वो आपका समुद्रगुप्त। इन्होंने एक स्तंभ लेख लिखा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। ये एक प्रकार का स्तंभ लेख है। क्या है आपका, अब आप स्तंभ लेख के बारे में जानते होंगे, तो ये क्या है, एक प्रकार का स्तंभ लेख है। और ये जो स्तंभ लेख है वो किसने लिखा है, तो इस पे जो लिखने का काम प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेठ ने लिखा है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन इन दोनों लोगों से रिलेटेड आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या बोल रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था पानीपत के आपके तीन युद्ध हुए थे, कौन कौन सा। पहला हुआ था कब, तो आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच, तो बाबर के बीच। और दूसरा कौन था, तो सामने उसके था इब्राहिम लोदी। कौन सा था, इब्राहिम आपका लोदी। तो कौन था, इब्राहिम लोदी। इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ वो कब हुआ, तो आपको ध्यान देना है, दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1556 में। किसके बीच, तो याद रखिएगा उस टाइम अकबर आपका छोटा था, बट उसके जो सेनापति थे वो उसके साथ मिलकर के युद्ध करते हैं। किसके साथ करते हैं, तो आपको ध्यान देना है हेमू नाम का जो शासक था, इसके साथ इन्होंने युद्ध किया। तीसरी चीज कि तीसरा युद्ध कब हुआ, तो मैंने आपको ये पहले बता रखा है कि तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ, जो कि किसके बीच, तो ईरान का एक शासक था जिसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका अहमद शाह अब्दाली। कौन सा, अहमद शाह अब्दाली। और किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली और इसके अलावा जो आपके मराठा थे उनके बीच ये आपका युद्ध हुआ था। तो आपको ध्यान देना है, तीन युद्ध कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसके आंसर को कर दीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका करेक्ट हो जाता है दूसरे का।
इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, वो दिए थे यहाँ पे भगत सिंह ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट हो जाता है। गांधी जी ने क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, तो याद रखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसे किसने बताया था, आपका सुभाष चंद्र बोस ने बताया था। तो ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की संख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला आंसर मैं बता दे रहा, जो वेदों की संख्या है वो टोटल आपकी 4 होती है। कौन कौन से वेद होते हैं तो मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा कि जो वेद है इसके कितने पार्ट, तो वेद के आपके टोटल 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, और इनके बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा कौन सा होता है तो आपको पता है, दूसरा होता है आपका यजुर्वेद, और तीसरा कौन सा होता है तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है सामवेद, और चौथा कौन सा होता है तो आपको याद रखना है, चौथा जो होता है वो होता है आपका अथर्ववेद। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं, तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है सर, ये आपका अथर्ववेद। इसके अंदर आपके याद रखिएगा कई सारे पार्ट हैं जिसमें जिसको बोला जाता है मंडल, और वो कितने मंडल है तो याद रखिएगा वो आपके टोटल 10 मंडल है। जिसमें 10वें में आपको क्या दिया गया है, 10वें वाले में आपको गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ये मैंने करा रखा है कि गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ है। दूसरा चीज, यजुर्वेद एक ऐसा वेद होता है जिसमें यज्ञ और हवन कुंड के बारे में बातें की जाती हैं, पूजा पाठ के बारे में। सामवेद में क्या होता है तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें जादू टोना जैसी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। और अथर्ववेद को मैंने बताया था इसमें म्यूजिक से रिलेटेड होता है, यानी कि गायन से रिलेटेड, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बोलता है कि जादू टोना से रिलेटेड, जादू टोना का संबंध किस वेद से है, तो आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। यज्ञ और हवन कुंड के बारे में किस वेद में आपका मेंशन किया गया है, यजुर्वेद। सबसे पुराना सबसे नया, साथ में सुर और ताल के बारे में किस वेद में वर्णन किया गया है, तो आपका हो जाएगा अथर्ववेद। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बोल क्या रहा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मैंने बताया था कि भारत में काबुल से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो 1526 में भारत में इब्राहिम लोदी को हराता है, और वहां पे जीत करके क्या करता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। मुगल के बाद इनका दूसरा शासक कौन आया, तो याद रखिएगा दूसरा शासक आपका हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद आपका अकबर आता है, और ये इसी तरीके से चला जाता है। और लास्ट में सबसे कह सकता हूँ, सबसे लास्ट की बात करूं, जब ये अपने पीक पर से नीचे धीरे धीरे डाउन होने लगा था, तो 1707 में कौन आया था, तो आपको ध्यान देना है 1707 में आपका औरंगजेब लास्ट ऐसा रूलर था जो काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद जितने भी आपके शासक बने वो सारे आपके कह सकता हूँ कि उनके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं थी जितना इन लोगों के पास था। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, थोड़ा सा मैं डेट को एक्सप्लेन कर रहा, आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये चीजें जब आप एक्सप्लेनेशन को समझ लो तो आपको ये चीजें हार्ड नहीं लगेंगी और भी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। मैंने आपको ये बताया है कि 31 जनवरी कब, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, उस टाइम भारत में उपस्थित जो ब्रिटेन का अधिकारी था लॉर्ड इरविन, उसको क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं, जिसको लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखेंगे, और उसमें इन्होंने 11 मांगों को किया था। अब ये मांगों में अलग अलग प्रकार की मांगे थे, जिसमें ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण थी वो था नमक कानून को का विरोध करना। यानी कि नमक कानून क्या था, तो लोग इनका मानना था ब्रिटेन का कि नमक कानून, नमक पे जो टैक्स है उस पे केवल हमारा अधिकार है, या नमक के ऊपर उन्होंने एकाधिकार को प्राप्त किया था। तो इन्होंने इनको 11 मांगे की और बोला कि अगर आप 12 कब से सॉरी यहाँ पे 11 मार्च कब से 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करोगे तो होगा क्या, 12 मार्च के बाद ये धीरे धीरे आंदोलन को स्टार्ट कर देंगे। तो होता क्या, नहीं पूरा होती है, तो 12 मार्च को ये अपने आश्रम जो कि है कौन सा, तो आपको पता है साबरमती आश्रम, और साबरमती की आश्रम की स्थापना कब हुई है ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये साबरमती कहाँ है, आपका गुजरात में। तो यहाँ से गांधी जी निकलते हैं अपने 78 अनुयायियों के साथ, अपने 78 लोगों के साथ, और ये कहाँ जाते हैं, तो ये जाते हैं आपके गुजरात के किनारे। गुजरात आपको पता है कि किनारों पे है समुद्र के, वहीं जाते हैं जहाँ पे जगह का नाम था
दांडी और यहीं पे कब पहुंचते हैं तो 6 अप्रैल 1900 आपका 30 और यहीं पे नमक पानी को गर्म करते हैं, नमक कानून का एक प्रकार से विरोध करते हैं, फिर वो आपका दांडी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो कब स्टार्ट हुआ था 1930 में और साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1916 में। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो इतनी चीजें एक तरफ से याद करोगे आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कहाँ है, तो मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह थी जहां पे पाया जाता था ग्रेट बाथ। और इस क्वेश्चन को मैं करा दिया हूँ। इसको बोलते हैं स्नानागार। क्या बोलते हैं? स्नानागार। और मैंने यही बताया था ये गुजरात के कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये गुजरात के लोथल में स्थित था और वहां से भारत में व्यापार होता था। तो बंदरगाह कौन सा है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि गीतांजलि के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो आपको पता है गीतांजलि आर्यन टैगोर की रचना है। ये चीजें आपको याद रखनी। कब इस पे नोबेल पुरस्कार मिला, तो याद रखिएगा 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसकी रचना है, ये है आपकी आर्यन टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर की। और कब 1913 में मिला था। और साथ में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। जो शांति निकेतन विद्यालय है, स्कूल है, उसको इन्होंने ही स्थापित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना था, तो मैंने आपको बताया था जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है वो आपकी होती है 1206 से 1526 तक, जिसमें जो पहला शासक था वो कौन था, तो मैंने आपको बताया ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो लास्ट था वो कौन था, तो मैंने भी आपको पीछे बताया कि इब्राहिम लोदी से बाबर लड़ता है, तो इब्राहिम लोदी इसका लास्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, चौरी चौरा घटना कब हुआ था, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि 1919 में क्या होता है। 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट पास होता है, जिसको हम लोग काले कानून के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? रोलेक्ट एक्ट आपका या रोलेक्ट कानून, इसको काले कानून के नाम से जानते हैं। ये आपका पारित होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करने का आदेश था ब्रिटेन के द्वारा। अगर भारत का कोई भी व्यक्ति क्या करे, ब्रिटेन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां करते हुए पाया गया तब। साथ में प्रेस पे भी आपकी कह सकता हूं जो छपाई वाला काम होता है उस पे भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, जिसका विरोध हुआ। और 13 अप्रैल 1919 को आपको पता है क्या हुआ था, तो इस दिन आपको पंजाब के अमृतसर में कह सकता हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 के अंदर। और कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, जिसमें क्या हुआ कि भारत के कोई भी लोग ब्रिटेन का किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं करेंगे, बस इन्होंने स्टार्ट किया जो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा था। लेकिन आपका कब? 5 फरवरी कितना? 5 फरवरी 1922 को हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 को एक जगह है यूपी में, जो कि कहाँ पे? यूपी के गोरखपुर में। यूपी के गोरखपुर में। और यहाँ पे होता क्या है कि एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। अब होता क्या है चौरी चौरा में कि ये, अब पता है आपको गांधी जी जो है वो हिंसा के विरोधी थे। उनका मानना था चीजों को शांति से समझाया जा सकता है। तो होता क्या है, यहीं पे भारत के लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वहीं पे पुलिस वाले जाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, जिसके विरोध में वो जो लोग थे वो पुलिस चौकी जो थी उसको जला देते हैं, जिसमें 22 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की हत्या हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, जिसको हम लोग चौरी चौरा घटना के नाम से जानते हैं। और गांधी जी ने यहाँ पे इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। बाकी चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। पॉलिटी का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बोला भारत की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, तो मैंने आपको बताया था ये जो भारत की प्रस्तावना है, प्रस्तावना को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उद्देशिका। क्या बोलते हैं? उद्देशिका बोलते हैं। इसको कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान दीजिए ये आपका यूएसए से। साथ में फंडामेंटल राइट्स को भी यानी मौलिक अधिकार को भी अमेरिका से लिया गया है। इसके अंदर 5 प्रकार के आदर्श वाक्य है। कौन सा? SSSDR। और क्या बोलते हैं
इसको संप्रभु और कह सकता हूँ कि सामाजिक, और इस तरीके से मैंने आपको बताया था डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, और साथ में आपका धर्मनिरपेक्ष, ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। इसी को क्या कहते हैं, उद्देशिका को संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं, वो भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था क्या होती है। मैंने आपको बताया था कोई भी देश है उसमें दो प्रकार की चीजें हो सकती है, या तो वो उस देश के अंदर या तो एकात्मक शासन हो, क्या हो आपका एकात्मक, या फिर कह सकता हूँ संघात्मक। एकात्मक में क्या होता है, संघात्मक में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है केवल केंद्र सरकार होती है। कौन सी, केवल आपको ध्यान देनी है, केवल केंद्र सरकार होती है। जबकि इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपकी दोनों होती है, ये आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा क्या डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र, ये तो ठीक है, इसको साइड कर दीजिए। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार जरूर होगी, लेकिन जो राज्य केंद्र सरकार होगी उसका राज्य सरकार पे उतना कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर कंट्रोल होता है तो वो किस में आएगा, तो ध्यान दीजिए वो होता है आपका अर्ध संघात्मक, उसके बारे में मैंने बता रखा है। इसके अलावा एक और व्यवस्था होती है जिसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था। और समाजवादी का मतलब क्या होगा, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा शासन जिसमें हम केवल क्या करेंगे, देश का कल्याण करने के बारे में सोचेंगे। तो भारत में इसी प्रकार की चीजें हैं, तो कौन सा हो जाएगा, समाजवाद। ये आपको ध्यान देना, अर्ध संघात्मक आएगा तो उसको भी आंसर कर दीजिएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये आपका 51A में पाया जाता है, जो कि संविधान का कौन सा भाग है, तो याद रखिए भाग आपका 4 है, और उसमें भी आपका क। और कब जोड़ा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में पेश हुआ, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, और इसी के अंतर्गत भारत में संविधान मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, तो आपको याद रखना है आज आपको जो रूस देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते थे, यूएसएसआर, और यहीं से ये आपका लिया जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था जो लोकसभा में आपका प्रधानमंत्री उसका 5 साल, तो उसी तरीके से लोकसभा का भी 5 साल। इसके अंदर कौन आता है आपका, सेम इसी तरीके से प्रधानमंत्री का भी 5 साल, राज्यपाल का भी 5 साल। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जो राज्यसभा होता है उसका कितना होता है, राज्यसभा का आपका 6 साल होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, राज्यसभा का 6 साल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा चुनाव आपके दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दे रहा। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट जनता क्या करे, वोट दे, और ऐसे अपने जो भी आपका निर्वाचित पर्सन है उसको आपको वो चुने। जैसे कि कह सकता हूँ कि प्रधान का जो गांव में प्रधान का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष का है। अप्रत्यक्ष का मतलब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आप अपना वोट नहीं देते हो, आपके जो चुने गए व्यक्ति हैं जो वहां संसद में बैठे हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना मत देते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्टली तो किए आप ही, क्योंकि आप ही के थ्रू वो जो वहां पे बैठे हैं वो वहां पे सेलेक्ट होके गए हैं, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो कौन करता है, तो याद रखिएगा जो आपकी संसद है वो क्या करती है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है, जिसमें दोनों सदन आपके होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की भाषा कौन तय करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा जो संसद है वो आपका क्या करता है, संविधान की भाषा को तय करता है, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप याद रखिएगा जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। कौन कराता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 155 के थ्रू ये कराता है, ये आपको ध्यान देना है। तो कौन कराएगा सर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति इसका कराएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन बोला आर्टिकल 32 को पर यहाँ पे क्या है, किससे संबंधित, तो ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 में अगर आपको कह सकता हूं आपके मौलिक अधिकारों का क्या किया जा रहा, हनन किया जा रहा, तो आपको क्या होगा, वहां पे कुछ सुविधाएं मिलेंगी जो कि 32 के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो करेंगे क्या, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार। तो आपको याद रखना है जो इसका आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, 18 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा
वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि भारत में जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है। देखिए नागरिकता आपकी कई टाइप की होती है, जिसमें आपको दो प्रकार की ज्यादा मेनली देखने को मिलता है। एकल का मतलब क्या होता है सर, अगर आप किसी देश में रहते हो तो आपके पास केवल सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि आपका कह सकता हूं कि भारत जैसे राज्यों में आपको भारत जैसे देशों में देखने को मिलेगा। और ये जो नागरिकता है ये कितने आर्टिकल से है, तो याद रखिएगा ये आपका भारत में 5 से लेकर के 11 तक है, जो कि आपका पार्ट 2 का यानी कि संविधान में जो भाग 2 है इसका ये पार्ट है। इसके अलावा एकल नागरिकता में मतलब आपके पास देश का केवल सिंगल सा आपके पास नागरिक सिटीजनशिप होगा, यानी कि नागरिकता का अधिकार होगा। जबकि कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पे आपको आपके पास केंद्र सरकार के लिए भी मतलब कि एक होगा, आप स्टेट के लिए लो यानी राज्य के लिए, एक आप देश के लिए, दो प्रकार की नागरिकता हो गई। एक क्या आप एक का भी एक जगह का भी ले सकते हो, दूसरे जगह का भी। तो क्या है ये कहां से लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में आपका कह सकता हूं केवल एकल नागरिकता, एकल का मतलब सिंगल, आपको केवल एक ही सिटीजनशिप को रखना है। तो भारत ने क्या किया है, वहां से इन चीजों को लिया है, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। बता रखा है मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जब संविधान सभा बनना स्टार्ट हुई कब, 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे ये पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। 2 दिनों बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, इसको मैंने बता रखा है। हम क्या करते हैं यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर पर जाता है। तो आपको पता है ये आपके 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा, आपका उत्तर प्रदेश, कौन कौन से जाता है, उत्तर प्रदेश, दूसरी आपका कह सकता हूं झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़, और कौन सा, तो आपको पता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन सा, उड़ीसा और साथ में आपका आंध्र प्रदेश। यहां से ये आपकी लाइन जाती है, और इसको मैंने मैप में बता रखा है, तो इसको आपको ध्यान देनी है। कहाँ पे, जैसे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मैप बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको पता है कि ये आपका इंडिया का मैप है, और ये कहाँ से जाता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से जाता है, ऐसे ही बनेगा आपका। तो कुछ इस तरीके से ये लाइन आपकी पास होती है, तो इसी को बोलते हैं भारत का मानक समय। और ये कितने डिग्री का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका कितना 82.5 डिग्री 30 मिनट के ईस्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान देना, ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था, ऑप्शन को भी देखिएगा। ऑप्शन में सतपुड़ा है जो कि नहीं है, अरावली भी नहीं है, विंध्य भी नहीं है। याद रखिए इसको एक और नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या बोला, जूट की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जूट जो है वो भारत विश्व में सबसे ज्यादा, दो चीजें याद रखनी है। पहला क्या होता है आपका उत्पादन, क्या होता है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है भंडारण, यानी कि आपका रिजर्व कितना है। भंडार का मतलब आपके पास है, और उत्पादन का मतलब जब आप उसके पास भंडार भी है, उसको बनाओ और विश्व में सेल करो, यानी कि बेचो या व्यापार करो, तो उसको उत्पादन कहेंगे। लेकिन आपके पास है, आप उसको बना ना नहीं पा रहे हो, तो क्या कहेंगे, वो है आपका भंडार। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो विश्व में उत्पादन कर रहा है जूट का वो कौन है, तो आपको याद रखना है वो है आपका बांग्लादेश। पहले नंबर पे बांग्लादेश, और दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है वो है आपका भारत। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है, तो वो है आपका भारत। ये आपको क्वेश्चन में याद रखना है, भंडार कौन करता है सर, भारत, और उत्पादन कौन करता है, बांग्लादेश। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके लिए चाहिए क्या सर, इसके लिए पानी चाहिए, और साथ में आर्द्रता, नमी, गर्मी सब चाहिए, जो कि कहाँ अवेलेबल होता है, जो बंगाल वाला पार्ट है, बांग्लादेश वाला, वहां पे हुगली नदी पे ये चीजें की जाती हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट हो जाता है, गर्म व आर्द्र। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 24, क्या बोला, मानसून का प्रत्यावर्तन कब होता है। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है प्रत्यय यानी कि प्रति प्लस आवर्तन यानी कि दोबारा से आना। तो कब होता है, तो आपको पता है कब आता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका सितंबर में आता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा लैगून क्या होता है। लैगून का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा। लैगून का मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाया था,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर मतलब इस मैप में दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है, उड़ीसा वाला पार्ट, ये जो है समुद्र के किनारे पे है। जब पानी आता है यहाँ पे थोड़ा सा कह सकता हूँ कि कहीं पे ऊंच है कहीं पे नीच, जमीन समतल नहीं है। पानी आएगा, पानी आके इसी में भर जाएगा, मतलब जब लहरें आएंगी इसमें जाके भर जाएंगे, फिर दोबारा से पीछे चलेंगे। कुछ पानी इसी में रह जाते हैं, तो यहाँ पे झील जैसी संरचना बन जाती है, तो इसी को हम लोग लैगून झील कहते हैं। और याद रखिए भारत में दो लैगून झील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो पहला लैगून झील है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है पहला है सबसे बड़ी चिल्का है। आपको याद रखना है जो चिल्का है ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है उड़ीसा में। तो ये क्या है, तो ये हो जाता है उड़ीसा में। एक और लैगून झील का अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो याद रखिएगा वो है आपकी पुलिकट, ये आपकी दूसरी हो जाती है, आपको ये ध्यान देना है, ये पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो याद रखिएगा जो भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं उसमें सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है वो किस चीज की, तो याद रखिएगा भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है ज्यादा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन का, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा सबसे जो आपका लंबा बांध है वो कौन सा है, तो आप याद रखिएगा जो सबसे लंबा बांध है वो है आपका हीराकुंड बांध। कौन सा, हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है, जो कहाँ है, उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है क्या, याद रखिए उसका नाम है संभलपुर। कौन सा आपका, संभलपुर। और ये कितना लंबा है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 25.8 किलोमीटर लंबा बांध है, जो कि पानी को रोकने में मदद करता है। तो कौन सा है, हीराकुंड बांध, आपको ये चीजें याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, टिहरी उत्तराखंड, ये कहाँ, सरदार सरोवर गुजरात में, ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो याद रखिएगा हिमालय एक प्रकार का वलित पर्वत है, इसको एक और नाम से जानते हैं युवा पर्वत। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण हुए अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा, तो ध्यान दीजिए एक जैसे यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक है, मतलब कि प्लेट का मतलब एक यहाँ पे जमीन के नीचे प्लेट थी, यहाँ पे भी आपका बीच में प्लेट था, और यहाँ पे जो सागर था यानी कि पानी था, इसको बोलते हैं टेथिस सागर। इसके बीच में कई जब ये प्लेटें एक दूसरे के पास इस प्रकार से गति करती थी, तो गति करने से इनके अंदर जो भी कह सकता हूँ कि एक प्रकार से जो गर्त होता है, जो चीजें होती हैं, जब ये आपस में दबती हैं तो इनका कुछ भाग निकल करके इस तरीके से खड़ा हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, वलित पर्वत, युवा वलित पर्वत। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ऐसा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29, क्या बोला भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मैंने आपको बता दिया दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है चेरापूंजी, दूसरा मानसीराम। मानसीराम आप यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है कुछ इस प्रकार की रचना बनाती है, बे ऑफ बंगाल से नीचे मानसून जाता है, यहाँ से जब आपका लड़ेगा तो यहाँ पे बारिश आपकी ज्यादा होती है, इसको आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि जियोग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे कि जो एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड एक ऐसी जगह जहाँ पे घूमने के लिए ज्यादा यूज होता है पर्यटन का। तो आपको पता है भारत में कहाँ होता है, कश्मीर में लोग जाते हैं, तो कश्मीर को क्या किया जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड या एशिया का स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 10 आपके लिए। क्या बोला, अर्थशास्त्र यानी जो इकोनॉमिक है उसको सबसे पहले वर्ड किसने दिया था, तो आपको ध्यान देना है जो आपका एरिस्टोटल था, अरिस्टोटल ने यानी कि अरस्तु ने इस नाम को दिया था, तो आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, अगली तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, बैंक में लॉकर सुविधा का उपयोग किसके लिए किया, जैसे आप बैंक मतलब कि बैंक में आप जानते होंगे कि जो बहुमूल्य चीजें होती हैं, कीमती चीजें होती हैं, उसको बैंक के लॉकर में रखा जाता है। मूवी में भी आपने इन चीजों को देखा होगा। तो होता क्या है, इनका क्यों यूज किया जाता है, तो आपको पता है जो कीमती वस्तुएं होती हैं इनकी सुरक्षा करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि बैंक दर का निर्धारण क्या कौन करता है। बैंक दर का मतलब जो बैंक होती है वो लोन को कितने परसेंट पे देंगी किसी को, तो वो कहाँ से निर्धारित होता है, तो ध्यान दीजिएगा जो आरबीआई है वो बैंक के
दरों को यानी रेट को निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा जो आरबीआई इन चीजों को देखता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तीन व्यवस्थाएं होती है, पहला होता है आपका पूंजीवादी। कौन सा होता है, पूंजीवादी। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है समाजवादी। तीसरा कौन सा होता है, तो याद रखिए तीसरा होता है मिश्रित वाला। तो पूंजीवादी में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो प्राइवेट चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि जो लोग होंगे वहां के वो चीजों को प्राइवेट ज्यादा रखते हैं। प्राइवेट का मतलब सर वो उत्पादन करेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, खुद का वो लाभ कमाने के लिए ऐसा काम करेंगे। और ऐसे में जो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है, जो मालिक होता है वो लाभ कमाने के बारे में ज्यादा सोचता है। और समाजवादी में क्या होगा, इसमें याद रखिए सरकार किसी भी प्रकार से उसको रोक नहीं सकती है, सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। समाजवादी में सर, समाजवादी में सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। समाजवादी में जो सरकार होता है वो निम्न वर्गों का, गरीबों का क्या करता है, उदय करने में मदद करता है। मिश्रित में सर दोनों आ जाते हैं। तो भारत कैसा है, तो याद रखिएगा भारत दोनों का मिश्रण है, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब सर दोनों का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 37, वाणिज्यिक बैंक का यानी कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है। तो आपको याद रखना है जो बैंक होते हैं नॉर्मली उनका काम होता है सर पैसों को जमा करना या फिर पैसों को देना, जबकि कॉमर्शियल बैंक का मतलब केवल ये होता है कि वो जमाओं को स्वीकार करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जमाओं को ये केवल स्वीकार करने का काम करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बैंक का मुख्य कार्य क्या है। मैंने आपको बताया ना कि जमाओं को स्वीकार करना, साथ में लोगों को ऋण देना, ये इसका मुख्य काम हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किससे नहीं होती है। राष्ट्रीय आय का पता कब चलेगा, जो नेशनल इनकम है कैसे पता चलेगा, अगर उत्पादन ज्यादा हुआ तो नेशनल इनकम ज्यादा हुआ, इनकम ज्यादा हुआ तो नेशनल इनकम ज्यादा हुआ। नेशनल इनकम का मतलब लोगों का इनकम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे व्यय का, अगर लोग ज्यादा पैसों को खर्च कर रहे हैं यानी देश में पैसा ज्यादा है, यानी कि नेशनल इनकम आपकी ज्यादा है। मूल्य से यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आपको ध्यान देना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या बोल रहा कि नीति आयोग का अध्यक्ष क्या होता है। तो याद रखिएगा पहले भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू होती थी तो उसमें ये होता था कि उसके लिए एक आयोग का निर्माण किया गया था पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, जिसका नाम था क्या, योजना आयोग। किसको क्या बोलते थे, तो याद रखिए इसको बोलते थे योजना आयोग, जिसको बाद में परिवर्तित कर दिया गया और परिवर्तित करने के बाद इसका नाम बना गया क्या, नीति आयोग। तो ये आपको ध्यान देना है। और ये कब बना था, तो याद रखिएगा ये आपका 2015 में इस्टेब्लिश हुआ इसकी जगह। और इसका जो हेड होता है कौन होता है, तो याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इनके हेड होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। तो कौन सा आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके टोटल 40 क्वेश्चन थे, तो ये 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को और भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको चीजें टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराया जाए तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उन चीजों को आपको प्रोवाइड करूं। आप क्या करो, आप उसको बताइएगा तभी मैं उन चीजों को प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको टॉपिक वाइज लगता है कि एमसीक्यू कराना चाहिए तो आप अपनी बातों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम उसको देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इसी तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रहिए और ये सीरीज आपको ऐसे ही आगे मिलती रहेगी। धन्यवाद।